आके फिर अमेरिका ने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया और 20 साल बाद फिर वही बात मान ली कि ठीक है तालिबान ही रहें, लेकिन ना आप गारंटी दें कि अल-कायदा नहीं आएगा। कि अमेरिका को नहीं पता था सोवियत रूस के क्या साथ क्या हुआ है। फिर वो आया और अब आई एम अफ्रेड चाइना ये शायद गलती करने जा रहा है। काफ़ी मुश्किल सवाल है ये, गुड तालिबान, बैड तालिबान। खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, हम सब उसे गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से देख रहे हैं। तो आज हमने कोशिश कर रहे हैं कि उस मसले को पूरी तरह समझ सकें। क्या अफगानिस्तान सिर्फ वही है जो हम आज देख रहे हैं, इसके पीछे कोई तारीख है? इस मसले को समझने के लिए हमने फैसल वड़ैच साहब को दावत दी है। पाकिस्तान के गोया सबसे बड़े दास्तां गो हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और एक वजह है कि उन्हें क्यों दावत दी गई। हम किसी सियासतदान को बुलाते, किसी जनरल को बुलाते, किसी वर्किंग सहाफ़ी को बुलाते तो उनके अपने बायसेस होते हैं। फैसल भाई इस बारे में मशहूर व मारूफ हैं कि वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, तारीख को सामने रखते हुए हर पहलू पे बात करते हैं। तो कोशिश है कि इसे मुकम्मल तरीके से समझा जा सके। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जुमला सवाल की सूरत में करूंगा। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, हमें उन्होंने मिडिल ईस्ट पढ़ाया तमाम, मुस्तफा महदवी साहब, काफी बड़े राइटर हैं। वो कहा करते थे कि किसी भी चीज की, किसी भी मुल्क की, उसका हाल समझने के लिए, उसकी पॉलिसी समझने के लिए उसके पास्ट में जाना बहुत जरूरी है। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? और अगर इस तरह का मामला है तो अफगानिस्तान का मसला जो आज है, उसे समझने के लिए हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशी हुई आपको देख के, आप पहले से थोड़े सेहतमंद भी लग रहे हैं। मुझे तो लगता है मैंने वजन कम किया है, आप क्यों मेरा दिल तोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, वो असल में आपका दिल नहीं तोड़ रहा, आपको मेरे शायद मैंने काफी अरसे बाद देखा है, जी इसलिए फील हो रहा है। हाँ जी, नहीं अब आप पहले जितने ही हैं। जी फैसल भाई। हाँ जी, अब सर हुक्म। फैसल अच्छा, वो कितना भाई, जरूरी है? आपने बात की थी कितना जरूरी है। अच्छा, पास्ट में जाना इसलिए जरूरी है कि जाहिर है पास्ट में जाए बगैर आप ये कैसे जान सकते हैं कि जो चीज़ आपके सामने है ये यहाँ तक कैसे पहुंची। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जिस चीज़ के बारे में आप कोई राय कायम करना चाह रहे हैं, वो जिस शक्ल में आपके सामने है, ये शक्ल उसकी कैसे वजूद में आई। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यार हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत क्या है, आप आज के हालात को देखें, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मसला ये है कि अगर उन हालात के ऊपर आपकी राय कोई है या उनके ऊपर कोई आप अच्छी तब्दीली लेके आना चाहते हैं या किसी तब्दीली की वजह जानना चाहते हैं, तो आपको जब तक ये इल्म नहीं होगा कि ये तब्दीली आई कैसे थी, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? जैसे जो लोग डेमोक्रेसी के बारे में बातें करते हैं कि सियासी जमात और डेमोक्रेसी में क्या दिया है हमें ये वो इस बात को नहीं समझते कि ये डेमोक्रेसी जो है ये आई कैसे है, ये आई कहाँ से है। हुँ। तो फैसल भाई ये बताइए कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को समझने के लिए क्या 9/11 तक तारीख है, क्योंकि ये वो वक्त है जब हमने शऊर की आंख खोली, या इससे पीछे भी कुछ है जिसे हमें देखना चाहिए? हाँ, 9/11 के से अफगानिस्तान को समझना मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली। हम्म, क्योंकि मसला तो ज़ाहिर है 9/11 से तो सिर्फ अगर तालिबान को आपने समझना हो तो आपको 9/11 से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो 9/11 को जो है ना टू अर्ली कि आप इसको ज़िक्र करें और ये बात समझें, इसको समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि पश्तूनों के अंदर ये जो एक एक कहावत मशहूर है अफगानिस्तान में, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों में, अहमद रशीद साहब ने उसको कॉपी भी किया है। वहाँ के लोगों में जो मशहूर है कि जब खुदा ने सारी ज़मीन बना ली, समंदर बना लिए, पहाड़ बना लिए, जज़ीरे बना लिए, तो उसके बाद कुछ चीज़ें बच गईं, कोई सब्ज़ा बच गया, कोई रेत बच गई, कोई ये इस तरह से चीज़ें। तो वो उन्होंने ये किया कि वो कहते हैं कि खुदा ने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके ज़ोर से ज़मीन की तरफ फेंकी तो वो अफ़गानिस्तान बन गया। ये कहावत मशहूर है, ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने ये नहीं कही, अहमद रशीद ने कॉपी की है कि वो उनको किसी वॉरलॉर्ड ने ये बताया कि यार अफ़गानिस्तान इस तरह का है, सब कुछ ही मिल जाएगा थोड़ी-सी जगह में आपको। उसके पास वहाँ से कंधार से अगर हम जाएँ
किसके उसकी तरफ कंधार से ईरान के साथ बॉर्डर पे जो इनका हुआ है, क्या नाम है, इस्माइल खान जिसके जी सरबराह थे, वहां तक जाएं तो आपको बहुत बड़ा सहरा मिलता है, बहुत बड़ा सहरा, खौफनाक सहरा, जहां से जाना भी एक अजाब है, ठीक है, उनसे गुजरना भी एक अजाब है, और वो मीलों तक आपको वहां कुछ नजर नहीं आता। वो भी आपको मिल जाए बर्फ पोश, आपको चट्टाने भी, बर्फ पोश पहाड़ भी मिल जाएंगे, कोई हिंदू कश का पूरा इलाका है, और उस वहीं आपको ऐसे सहरा भी एक साथ मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे, अनार के बागात भी मिलेंगे, यहाँ तक कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मज़ार भी वहां पर है, हालांकि एक और जगह भी दावा है, मतलब वहां सब कुछ ही है। अच्छा अच्छा, वो मेरे जहन में नाम आ गया, हेरात की बात कर रहा था, जी जी। आर से हेरात जाए तो वहाँ सब कुछ ही आपको मिलेगा। तो लेकिन इस मसले को मेरे ख्याल है समझने के लिए हमें 1747 यानी पाकिस्तान बनने से 200 साल पीछे जाना जी पड़ेगा। अहमद शाह अब्दाली ने जब इसको पहली बार इसको यूनाइट किया, तो उस वक्त तक का अफगानिस्तान आपके इल्म में होना चाहिए कि वो जो था वो ये वाला अफगानिस्तान नहीं था। वो अफगानिस्तान बहुत बड़ा था, फैला हुआ था, हमारे पाकिस्तान का तकरीबन सारा हिस्सा इसमें था, कुछ हिस्सा ईरान का भी था, ऊपर से भी कुछ कुछ इलाके इनके पास थे, मतलब बहुत बड़ा था, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी ही स्क्वीज भी हो गया था। तो इसकी इस बुनियाद पर बहुत से लोग अफगान में ये भी कहते हैं कि यहाँ तक दिल्ली के करीब तक हमारी सल्तनत है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि औरंगजेब आलमगीर के आखिरी दौर में 1707 में जब उसकी डेथ हुई है, गालबन यही यही साल था, तो उस वक्त हिंदुस्तान की मुगल एम्पायर में भी काबुल शामिल था। तो हिस्ट्री इज वेरी अमेजिंग। अगर अफगानिस्तान की एम्पायर में और अब्दाली में हिंदुस्तान के इलाके, पाकिस्तान के इलाके शामिल थे, तो मुगलों के एम्पायर में काबुल शामिल था, दिल्ली में। तो फिर ये बड़ी ट्रिकी गेम है, जितना आप जाएंगे पीछे तो वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जाएंगी, इसलिए उसको हाल में रहना है, माजी से सीखना है। अच्छा, माजी में इसकी कॉन्फ्लिक्ट का आगाज उसी वक्त हो गया था जब पश्तून ये पहली एम्पायर बनी थी, यानी अहमद शाह अब्दाली ज़ारा पश्तून थे। उसके बाद भी उनका नाम आपको पता है हिस्ट्री में थोड़ा सा बदल के दुरानी ट्राइब उन्होंने ये नाम इख्तियार करना शुरू किया। फिर दुरानी उसके बाद आए जी तैमूर शाह, और बाकी इस तरह एक लंबी फहरिस्त है जो फिर जाहिर शाह तक आती है, हमारे हम लोगों के लाइफ टाइम तक। जाहिर शाह के बाद से ये सारा जो है ना, वो कहते हैं ना जैसे तस्बीह के दाने बिखर गए। तो उसके बाद बबरिक शाह, और उसके बाद आज तक की हिस्ट्री आपकी आंखों के सामने है कि कैसे फिर वो एक दफा वो जंजीर टूटी है और फिर आज तक जुड़ नहीं सकी किसी से। फैसल भाई, बबरिक कार्मल, जी, बबरिक बबरिक कार्मल उनका नाम था। मैं कुछ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ईरानी जो पर्शिया था पुराना, वो भी अफगानिस्तान पे काबिज हुए, ग्रीक तक हुए, अरब आ गए, मंगोल आ गए, तैमूर लंका आपने खुद नाम ले लिया, फिर सिख, ब्रिटिश, तमाम लोग, हत्ता कि अभी पुरानी बात है यूएसएसआर और यूएसए भी। हम्म। अफगानिस्तान में ऐसा क्या अहम है कि तमाम फोर्सेस दुनिया की हमें दिखती हैं कि वहां चाहती हैं कि काबिज हो जाएं? अच्छा देखें, ये एक इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जी बेसिकली ये वो उस किताब की वजह से ये नाम मशहूर हो गया। लेकिन अगर हम इसको समझने के लिए हम इसको देखें ना, तो ये एक बफर जोन था तारीख में हमेशा से, मतलब मालूम तारीख के एक लंबे पीरियड से एक बफर जोन रहा है बहुत बड़ी ताकतों के दरमियान। आप देखें, जब एक जमाने में यहाँ पर फारिस था, तो ऊपर की जो स्टेट्स थी जहाँ बहुत सर्दी होती है, जहाँ अब आज रशिया है, जहाँ पर कभी जो है मंगोलिया था, अच्छा मंगोलिया उसके बाद आया वहां, तो ये जो दरमियान की एक जगह है जिसको आप नो मैन लैंड्स कह सकते हैं। फिर जब यहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, उसके उस वक्त अंग्रेजों की ये अंपायर आई, आप जरा नक्शे को जहन में लाएं तो ऊपर फिर रशिया था, सोवियत एंड में आखिरी जो 50-60 साल थे। अच्छा, फिर बीच में अफगानिस्तान एक नो मैंस लैंड, एक ऐसा नो मैन लैंड जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत बड़ी पावर से, टाइम एंड स्पेस के लिहाज से, इल्म के लिहाज से बहुत ही पीछे था, बहुत ही पीछे था। तो ये एक बफर जोन ऐसा क्रिएट होता है जहां पर के किसी की हुकूमत नहीं होती। जब किसी की हुकूमत नहीं होती तो फिर हर पावर ये चाहती है कि ये जगह उसके पास रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ उसका दुश्मन आके बैठ जाए। तो उसको अपने दुश्मन के हाथों में जाने से बचाने के लिए वो बैटल ग्राउंड बना रहता है। और फिर अंपायर्स बड़ी बड़ी ये भी सोचती हैं कि यहाँ अगर हम चले गए तो फिर तो कोई और आ जाएगा। तो ये एक सादा सा अगर उसको मसले को समझने के लिए हम करें तो ये इस तरह से हम बात
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फौजी दस्ते गुजरा करते थे। सेंट्रल एशिया में ये है, और बड़ा इसको कहा जाता है कि ये पिवटल है, ये वो पॉइंट है कि जिसके पास यहाँ का कंट्रोल होगा वो इस पूरे सेंट्रल एशिया पर रूल करेगा। सिकंदर आजम भी देख लें, इसी इसी रास्ते से आया, अंग्रेजों ने भी इसी को इख्तियार किया। ये बहुत गरीब मुल्क है ना, तो अब इसको कायम रहने के लिए बड़ी ताकतों की जरूरत है। और उसके मजे की बात यह है कि अगर बड़ी ताकत कोई भी नहीं होगी तो ये देखें आपस में लड़ते हैं। अब इसमें क्यों लड़ते हैं? अब अफगान जो है हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है इंसानियत तो हर इंसान मेरा तो भाई है, लेकिन उस मसले को समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो इसमें इशू ये है कि आपने दोस्तम का नाम जरूर सुना होगा, मज़ार शरीफ से उनकी सारी जी शोहरत है। जी। अच्छा, अब उज़्बेक कमांडर हैं ये। अच्छा, इन्होंने इनके बारे में मशहूर है कि ये तकरीबन दुनिया की तमाम पावर्स के ही एक वक्त में एजेंट थे। पाकिस्तान से भी पैसे लेते थे, ईरान से भी लेते थे, रशिया से भी लेते थे, अमेरिका से भी मतलब वो उन इस तरह का, ये जो एक बड़ा नाम है ना, इस तरह के छोटे छोटे बेशुमार नाम हैं जिनका रोजगार ही ये है कि बड़ी ताकतें यहाँ आके लड़ें और वो वारलॉर्ड्स उनसे पैसे लें, अपनी मलेशियाज बनाएं। आपको पता होगा कि जब 90s में अफगानिस्तान में अभी तालिबान की हुकूमत कायम भी नहीं हुई थी, कंधार में ये भी आई थी 90s, बिल्कुल अर्ली 92 के बाद, तो यहाँ पूरी दुनिया की कंपनीज आकर बैठ गई थी और वॉरलॉर्ड्स को उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए थे कि आप ये हमारी एक पाइपलाइन बनने थे, अर्जेंटाइन से, अमेरिका से, कहाँ से, और एक एक वॉरलॉर्ड उनसे यूं डील कर रहा था जैसे कि वही सब कुछ करने के काबिल है, और वो उनसे अंधाधुंध पैसे भी लेता था, उनको सहूलतें भी देता था। अच्छा, इसमें अब वो सारी चीजें मिक्स थी। एक तो चीज ये है कि चूंकि बहुत से बड़े बड़े ताकतवर लोगों के मुआशी मफादात हैं, दूसरा ये कि ज़ाहिर एक ट्रू स्पिरिट इस्लाम की और एक पश्तून माइंडसेट की भी है, जो कि ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ उनके अंदर खलूस से, नीयत से वो इस्लाम के लिए और अपने पश्तून कोड के लिए, पश्तून वली के लिए जान देने और लेने पर तैयार होते हैं। तो अब ये इन चीज़ों के मिक्सअप से एक ऐसी चीज़ वजूद में आती है जो किसी चीज़ पर जिसका कंसेंसस बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो वो फिर सारी चीज़ें जब नहीं एक जगह जमा हो पाती तो फिर ये लड़ाई होती है। और आप देखें कि अहमद शाह अब्दाली के बाद जितने साल भी अफगानिस्तान इकट्ठा रहा है वो पश्तूनों के अंडर रहा है। पश्तूनों से बाहर आपने इसको जब भी करने की कोशिश की है तो उसके बाद उसके नतीजे अच्छे नहीं आए, और अगर पश्तूनों के अंदर करने की कोशिश की है तो अभी देख लें फिर वही हो रहा है। अब ये ना तो इंटरनेशनल जो इसमें यहाँ पर लोगों के, दुनिया की ताकतों के सारे बड़े बड़े मफादात हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो खत्म नहीं होंगे, और ये लोग खुद इतने ताकतवर नहीं होंगे कि एक चीज पर कंसेंसस कर लें या कोई करवा दे। उस वक्त तक ये लड़ाई मेरा नहीं ख्याल खत्म होगी, ये चलती रहेगी, और इसके हमसाए हमसाए एक तरीके से बेनिफिट भी इससे लेते हैं। ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ। फैसल भाई, एक और चीज बताइए, अगर आज की तारीख जो अभी हमारे सामने सिचुएशन है, इसे समझने के लिए अगर हम यूएसएसआर तक जाएं, तो आखिर यूएसएसआर ने आपने हमें समझा दिया कि बफर स्टेट थी, हर कोई चाहता था कि यहाँ पर आए। उस वक्त जाहिर है कम्युनिज्म का दौर भी दौरा था, हर कोई कम्युनिज्म की बात कर रहा था। यूएसएसआर भी इधर कम्युनिज्म फैलाने ही आया था या उसके अलावा भी कुछ उसके मकासद थे? कम्युनिज्म देखें, कम्युनिज्म तो फैलाने के लिए वो आए थे, लेकिन असल में तो कम्युनिज्म से आगे की बात थी ना। आपको पता है कि कोल्ड वार तो जो शुरू है वो ब्रिटिश एम्पायर के दौर से जी है। जब इसने क्या रशिया में इनकलाब आया, तो रशिया के इनकलाब के बाद जब बादशाहत 20वीं सदी के स्टार्ट में ही आखिरी जार रूस जो था, निकोलस जार, वो उसको कत्ल कत्ल कर दिया गया। आपको पता है इनकलाबियों ने दीवार के साथ खड़े करके सबको गोलियां मार दी, पूरे खानदान को। उसके बाद रशिया सोवियत रूस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अब उनके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको रोकना है। रोकने का तरीका ये था कि ये उसके नीचे वाली स्टेट्स, क्योंकि ऊपर से भी कोई नहीं आ सकता, दाएं से भी कोई नहीं आ सकता, बर्फ ही बर्फ है, ऊपर से भी कोई नहीं आ सकता। उसके वेस्ट में यूरोप था जिसके कोई और परिंदा पर नहीं उसके सामने मार सकता वहां, और इतना स्पेस है।
नीचे एक एक अफगानिस्तान की जगह बनती थी जहां से उसको था कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि और भी मुल्क उसने अपने साथ ले लिए थे। अब इसको वो रोकना चाहता था, स्पेस को अपनी जाना चाहता था, बफर जोन था इसका। ये जो पुराने जमाने से हमारे यहाँ बात चली आ रही है कि जी हमारा ये वो है, स्ट्रेटजिक डेप्थ है। स्ट्रेटजिक डेप्थ हमारा फार्मूला नहीं है। स्ट्रेटजिक डेप्थ हमने कोई नहीं की टर्म, ये अंग्रेज दौर में 1800 के आखिर से कायदे आजम जब पैदा हुए थे उस वक्त से अंग्रेज इस टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान। अब रंजीत सिंह के जमाने से चल रही है, रंजीत सिंह के दौर में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह आपस में बातें किया करते थे कि आप ना हमारे लिए ये इसको सोवियत रूस को अफगानों से वादा करें, वो इसको यहाँ नहीं आने देंगे, इस रीच को यहाँ। हालांकि उस वक्त सोवियत रूस नहीं था, उस वक्त तो वहां पर बादशाह थी, लेकिन वो फिर भी उससे उस उनको उनको खतरा था उस वक्त था कि आप कहानियां पढ़ें उस वक्त में जो अफगानिस्तान के बारे में स्टोरीज लिखी गई हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां हर शख्स रूस कोई काबुल में और ऊपर मज़ार शरीफ और ऊपर के ये जो जितने भी उज्बेकिस्तान के साथ आज इलाके इलाके लगते हैं उससे नीचे तक हर शख्स की कोशिश होती थी या ज्यादातर की कि वो रशिया का कोई जासूस आए तो उससे कोई माल बटोरे, अमेरिका यहाँ से कोई ब्रिटिश का गोरा आए तो उससे माल बटोरे। तो उनके लिए ये एक आमदनी का जरिया था। तो ये उस वक्त इसीलिए लड़ाई चल रही है, तो इसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये यूएसएसआर वाला मामला देखें, तो जब हम तारीख पढ़ते हैं जो बिल्कुल पुरानी नहीं है, बिल्कुल रीसेंट है, तो ये हमीद गुल साहब और इस तरह के तमाम लोग कहते थे कि अफगानिस्तान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इस टर्म से आप मुझसे बहुत बेहतर वाकिफ हैं। इसमें कितनी सच्चाई थी? क्या कोई मसला था कि पाकिस्तान में कम्युनिज्म आ सकता है और कोई मामला हो जाएगा इस तरह का? कम्युनिज्म पाकिस्तान में अब कहाँ, कम्युनिज्म खत्म हो गया अब, लेकिन अब वो जिस जिस जमाने की वो बात करते हैं। जी, मैं भी उसी जमाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब जाहिर है उस दौर में ये था कि कम्युनिज्म आ जाएगा या कैपिटलिज्म आ जाएगा। इससे मुराद ये ली जाती थी, दो दो मुराद थी उस जी जी। दौर में, कोल्ड वॉर में। एक तो ये कि इनमें से कोई मुल्क कोरिया की तरह, या ये जो सोवियत रूस ने तमाम स्टेट्स अपने साथ साथ मिला के उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तो तुर्कमानिस्तान, उस तरफ से पोलैंड और नीचे ये सारा एरिया जिसको आज हम काकेशिया भी कहते हैं वो वाला एरिया साथ मिला लिया। एक तो ये था यार इस तरह से कोई आ जाएगा। लेकिन फिर अमेरिका में और रशिया में सोवियत रूस में एक एग्रीमेंट हो गया था कि ये जो 15 के करीब सोवियत रूस ने रियासतें अपने अंदर इनगल्फ कर ली थी, उन्होंने कहा था कि हम अब किसी मुल्क पे दोनों तरफ से मिलिट्री पावर से नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि दोनों ने इस मायदे की तो किसी हद तक पासदारी की, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके रूस ने फिर वो मायदा तोड़ा था। लेकिन बाकी ये करते थे कि प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते थे, प्रॉक्सीज को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और पाकिस्तान और प्रॉक्सी अमूमन वहां सपोर्ट होती थी जहां पर रियासत बहुत वीक होती है, या फिर उस तरह से सपोर्ट करते थे जैसे आज सऊदी अरब और ईरान पाकिस्तान में, शाम में और उर्दन में। मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है, आपने जरूर देखी होगी कि कैसे ये दोनों मुल्क अपने अपने लोगों को वहां पर सपोर्ट करते हैं, फिर उनके जरिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये दोनों करते थे, तो इस ये मुराद ली जाती थी। लेकिन मसला ये हुआ कि इस टर्म को कि सोवियत रूस आ जाएगा, ये हमीद गुल साहब और इस तरह के लोगों से ज्यादा ये टर्म अमेरिका की जरूरत थी। और अमेरिका का इत्तेहादी सबसे बड़ा इस खित्ते में पहले ईरान था, ईरानी इनकलाब के बाद सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान था। सऊदी अरब तो थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि अड्डे वहीं थे उनके, अभी भी हैं। तो वहां से वो था और फिर पाकिस्तान था, तो वो इस टर्म को उनको बहुत सूट करती थी। तो वो फिर ऐसे लोगों को बहुत प्रमोट करते थे, और आप देखें कि फिर वो आज तक हम भुगत रहे हैं उस चीज को। और ये वो सोवियत रूस यहाँ आ जाएगा, तो आना तो उससे क्या था आपको पता है, वो तो खुद मारा गया। और उसको मारने का हम रूस में तो एक एक अंपायर को तोड़ने का, रजीम को खत्म करने का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे मसाइल हमसे हल नहीं होते। तो ये ना एक ऐसे एक वो, मतलब मैं क्या कहूँ, अब लोगों को थोड़ा सा सादगी को इस्तेमाल करते हुए ये वैसी बात की जाती है जो कि बड़ी ज्यादती है आम लोगों के साथ, कि उनको ये कहना कि हमने पाकिस्तान को बचाया रूस से। हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम बचा सकते होते तो अपना कश्मीर ले लेते, अपना कारगिल ले लेते, कुछ और कर लेते, इस तरह की अपना सियाचिन ले लेते, लेकिन वो आप नहीं ना ले सके। इसका मतलब है ये चीजें आलमी ताकतों की जरूरत थी, आलमी ताकतों
में से एक ताकत का ये नारा जरूरत थी कि जितनी भी रियासतें उसके साथ मिलें और सोवियत रूस के खिलाफ ये नारा लगा सकें, वो फिर इसको इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि ये थ्रेट तो आप किसी के बारे में भी यूज कर सकते हैं ना, कि आप यहाँ बैठ कोई भी मुल्क ये कहना शुरू कर दे कि मैं ये जंग इसलिए छेड़ रहा हूँ। आपको पता ना कि दुनिया के तमाम हथियार, बड़े बड़े खौफनाक हथियार, ये कह के बनाए गए कि अ वेपन टू किल ऑल वेपन्स, और हर जंग ये कह के स्टार्ट की गई कि अ वॉर टू एंड ऑल वॉर। तो ये एक बहाना होता है जो लड़ाके लोग, जंगजू लोग, मुफाद परस्त लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डरा के शेर आया की तरह। और फैसल भाई, फिर तालिबान, जाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह बने और हमने यूएसएसआर में क्या किया। जरा उसकी तस्वीर भी ऐसे लोगों के सामने खींचिए जो जो तारीख से उस तरह वाकिफ नहीं है। यूएसएसआर को हराने में हमारा, अगर हम उसे हराना कह सकें, हमारा क्या किरदार था, तालिबान किस तरह बने, अमेरिका किस तरह सपोर्ट करता रहा। अच्छा, तालिबान तो देखिए, तालिबान वो लोग हैं, हम्म। मुजाहिदीन, बेसिकली इनका नाम था मुजाहिदीन। जब 1770, जब 1979, 1979, हम्म। 1979 में दिसंबर था, गालिबन गालिबन दिसंबर था। सर्दी का बहुत मौसम था जब सोवियत रूस ने सदारती महल पे हमला किया और वहां जाके उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद डेट आगे पीछे जी 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 जी। माजरत, बस इसी के करीब कोई तारीख थी। उन्होंने हमला करके सदारती महल पे उन्होंने कब्जा किया, और वहां से उनके खिलाफ जिन लोगों ने रेजिस्टेंस की, वो लोग वो थे जो भुट्टो के दौर में 75 में पाकिस्तान में थे। वो उनमें एक नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद 22 साल का एक नौजवान था, और उसके साथ एक और नौजवान था जो कि इसी एज का था, उसका नाम था गुलबदीन हिकमत यार। ये दो बंदे पाकिस्तान में थे, भुट्टो साहब के मेहमान थे। यानी 79 में सोवियत रूस बकायदा आया, लेकिन उससे कई साल पहले से ये लोग मौजूद थे। ये यहाँ क्यों मौजूद थे? ये इसलिए मौजूद थे कि ये वहाँ जो सोवियत इन्फ्लुएंस के साथ बादशाहत खत्म करके जो लोग बबरिक कामल और उसके बाद के लोग उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा करके सोवियत रूस की प्रॉक्सी टाइप एक एक बन गए थे, उनका मुकाबला कर रहे थे। उस उन लोगों को जो जो मेन क्यादत थी, वो उनसे रूस नवाजों से बचने के लिए पाकिस्तान आई हुई थी। जो पश्तून थे उनका सबसे बड़ा कमांडर और वो लोग थे अहमद शाह मसूद ताजिक था। और यही पाकिस्तान में ही इन दोनों की आपस में इतनी लड़ाई हुई कि अहमद शाह इसको इसको गुलबदीन हिकमत यार को तो पाकिस्तान ने ओन कर लिया, और जमात इस्लामी का हम्म। के बेशुमार उनकी आज भी हैं, यहाँ पर तस्वीर है उनकी। ये कायदा इनको नौजवान भी दिए, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। मेरे दोस्त खुद इस तरह के हैं जो जाके वहां पर लड़े हैं इनके साथ, इनकी इनकी तरफ से। तो इस सारे ग्रुप का नाम था मुजाहिदीन, जिसको 1975 से ही काम कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने 1980 के स्टार्ट में इनको सपोर्ट करना शुरू किया, 1980 के मिड में, तो फिर ये बाकायदा मुजाहिदीन की टर्म उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो जब ये अफगान वार पूरी सोवियत रूस से, फर्स्ट वॉर आप इसको कह लें, तो वो वो खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जो उनमें वो लोग थे, बड़ी मशहूर कहानी है कि जो के आके फिर मुख्तलिफ आके आके मदारस में पढ़ने लगे, और एक एग्रीमेंट हुआ कि अब ये लोग आपस में कंसेंसस हुकूमत बनाएंगे, और जो सदर होगा उसको कत्ल नहीं, उससे लड़ाई नहीं करेंगे, और ये वो सारे जो मिल के खाना काबा में, आपको पता है एग्रीमेंट जी हुआ था जी। सारा। तो वो उस एग्रीमेंट को इन्होंने फौरन नहीं तोड़ दिया। ठीक है, पहले जो सदर थे नजीब थे, पहले सदर नजीब थे, उनको उनको सदारत खत्म हो गई। उसके बाद फिर इनके जो एक कमांडर थे, क्या नाम था उनका, अहमद शाह मसूद के साथी, अरबकान क्या उनका नाम था, रब्बानी, रब्बानी साहब, बुरानुद्दीन रब्बानी साहब सदर बन गए। और ये यानी कि मुजाहिदीन का कब्जा एक दफा, मुजाहिदीन के एक ग्रुप का कब्जा हो गया, क्योंकि इनके आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा, अब ये वो एग्रीमेंट तो उन्होंने फौरन ही तोड़ दिया। एग्रीमेंट तोड़ने के बाद, अच्छा ये याद रखें, ये जो लोग अब आपस में सारों ने लड़ाई शुरू कर दी, ये सारे ही मुजाहिदीन थे।
बुरहानुद्दीन दीन रब्बानी बहुत बड़े बड़े कमांडर थे, हालांकि ये उज़्बक थे। इनके साथ अहमद शाह मसूद ताजिक थे, बाकी जो थे पश्तून थे, लेकिन ये सारे मिल के सोवियत रूस से लड़े थे। अब इन्होंने आपस में लड़ना शुरू शुरू कर दिया। अब ये जब लड़ रहे थे तो उस वक्त वो मुजाहिदीन का हिस्सा जो जख्मी हो गए थे और या नई इस वक्त जंग का हिस्सा थे, किसी वॉर ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, तो इन लोगों ने आके मदारस में पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर आपको पता है कि वो एक पाकिस्तान का ट्रकों का एक काफिला आना था और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे सेंट्रल एशिया से जो है ट्रेड रूट्स खुलें, तो उन्होंने फिर वो अपने उसको बाबर को, क्या उसका पूरा नाम था, इनका जो वजीर दाखिला भी था, वजीर दाखिला को, बाबर को उन्होंने कहा कि आप जरा ये कुछ इसका करें। तो फिर उनको बताया गया कि यार यहाँ अब एक नई फोर्स बन रही है जिसका जो अपने आप को तालिबान कहते हैं। तालिबान मतलब ये उन्होंने जो तालिबान नाम रखा उसका मकसद उनका ये था कि यार हम लोग कोई पावर में हिस्सा नहीं चाह रहे, हम तो तालिब इल्म हैं, और यहाँ जो जुल्म हो रहा है, जो हर सड़क के ऊपर नाके लगा के लोग पैसे ले रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ और खवातीन के साथ, तो इनको हमने ना बचाना है। ये हामिद करजई भी शुरू में इनके साथ ही थे। तो ये वो लोग थे। तो इनको फिर इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का उनके साथ बाबर साहब के जो थे वजीर वजीर दाखिला, वजीर दाखिला थे, आईएसए के वो हेड भी रहे थे, नाम ऐसा मेरे है। भी जहन से निकल रहा है उनका। हाँ, उनका बाबर अभी आ जाएगा। अब असल में बहुत ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से ना याददाश्त उस तरह नहीं करती, लेकिन आपको मैं जो नाम बता रहा हूँ ये ठीक है। उनका उन्होंने फिर जो है उन्होंने इनसे फर्स्ट टाइम राब्ता किया। जब उन्होंने राब्ता किया और हमारी एक में पहुंच गया, जिसका कि उस वक्त हमने तालिबान को, मुल्ला उमर जिनके लीडर थे, 5 लाख रुपए दिए थे, $2000 थे शायद, और वो उस वक्त के 5 लाख रुपए बनते थे वो, यानी हमने एक बंदे को पैसे दे के अपनी जो राहदारी थी उसको क्लियर करा लिया था। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक फायदा ऐसा मिला था जिससे उन्होंने उनको उनको फिर हमने ये देखा कि वहां पर अब लड़ाई शुरू हो गई है। एग्रीमेंट जो खाना कबा हुआ था वो तो तोड़ दिया गया ना, या टूट गया उसको क्यों कह लें। तो अब इन्होंने किसी एक के साथ होना था। अब ये पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं थी कि वो क्या करे, या तो वहां जो लड़ाई हो रही है उसको होने दे, या फिर ये कि आप अगर किसी एक के साथ मिल सकते हैं या किसी को कोई आपकी फेवर में हो सकता है, तो वो जाहिर है उस वक्त ताजिक कमांडर तो नहीं थे। वो फिर इनका ख्याल था कि ये हमारे साथ होंगे क्योंकि पश्तून थे और उनका बहुत बड़ा उसमें हाथ जो था उनका कर्नल इमाम का भी था, जिनको फिर आपको पता है पाकिस्तानी तालिबान ने गोली मारी थी, उसकी वीडियो भी उन्होंने फिर जारी की थी। तो वो ये इन लोगों को फिर सपोर्ट करना शुरू किया। उस वक्त एक मसला ये भी था पाकिस्तान के लिए कि हरात में जहाँ पे ये इस्माइल खान की हुकूमत थी, ये वहां पर मतलब इनका रूल था, सिर्फ अपने प्रोविंस पे नहीं था, इर्द गिर्द भी था। और आपको याद, आपके इल्म में होना चाहिए कि हरात बहुत कदीम तहजीब है और बहुत रिच है, और एक ज़माने में ये कैपिटल भी रहा है। तो जो है इस हरात को, और बिल्कुल ईरान के साथ है, बल्कि जब भी अफगानिस्तान में कोई मसला होता है तो हरात के लोग सीधे ईरान जाते हैं क्योंकि उनके बॉर्डर से लगता है। और ईरान ने यहाँ से जो जो वहाँ पर लोग पनाह लेते हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है और उनको इस्तेमाल भी करता है। तो अब ईरान हरात के और इस्माइल को और वहाँ के सारे वॉरलॉर्ड्स और वहाँ उनके उनके अंडर जो उनके वॉरियर्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था, बहुत ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर महाना पे करते थे। एडवाइजर थे जो उनको जंग की सारी हिकमत अमली बताते थे। इधर से जो पश्तून तालिबान थे इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। तो ये फिर एक तरह से मुस्लिम दुनिया की आपसी सर्द जंग थी, यहाँ पर बड़ी खौफनाक चल रही। तो इस तरह फिर पाकिस्तान का उनसे ये ताल्लुक था और इस्माइल से ईरान का ये ताल्लुक था। तो यूं फिर चलते 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 आगे आपको पता है फिर पाकिस्तान ने बहुत जल्दी जल्दी दिखाई उसको कबूल करने में। 96 के बाद जब इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, मज़ार शरीफ पर भी जंग चल रही थी और पाकिस्तान उनसे, मज़ार शरीफ वालों से, नवाज शरीफ ने ये मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि हमारा साथ नवाज शरीफ ने वादा किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने, यानी कि जनाब हम जो है एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो उनको तस्लीम कर लिया। जिसके बाद फिर बड़ी खौफनाक जंग हुई थी वहाँ पर। जो ईरानी इन्फ्लुएंस था वो फिर एकदम से जीतना शुरू हुआ। मज़ार शरीफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने फिर तालिबान की स्किनिंग भी की, उनकी गर्दनें भी काटी, बड़ी खौफनाक किस्म की उस वक्त स्टोरीज आई थी। टैंकर्स में बंद करके गर्मी में
उसमें रख देते थे धूप में, वो फिर जल जल के अंदर लोगों की स्किन स्याह हो जाती थी, लोग पर वो इस तरह के फिर सारे वाकयात हुए। तो ये एक ऐसी चीज चल रही थी जिसमें हर ग्रुप किसी ना किसी के से सपोर्ट ले रहा था, और बाज लोग जैसे दोस्तम थे वो कई लोगों से हेल्प ले रहे थे। आखिरकार आपको पता है उनका घर तुर्की होता है, फिर उस वक्त भी तुर्की गए थे, अब फिर तुर्की गए हैं। तो वो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इस बारे में बहुत ज्यादा ब्लेम आपको देना चाहिए, क्योंकि फिर हम क्या करें, जब हर एक अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है तो फिर इन्होंने भी किसी को करना था। असद, मुझे इजाजत दीजिए, एक चीज मेरे ख्याल में तृष्णा रह गई। आज भी इस उस तमाम मामले को पाकिस्तान में जिहाद अफगानिस्तान कहते हैं। मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ, वो जो नेरेटिव बिल्डिंग मजहब की बुनियाद पे हमने अमेरिका से पैसे लेके की, और ये जो मैं कह रहा हूँ पैसे लेके, ये कर्नल इमाम और ये तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम क्या करते रहे हैं, अगर आप उस पर जरा रोशनी डाल सकें। $3 बिलियन, 3.2 बिलियन से ऊपर डॉलर थे जो इन्होंने सोवियत रूस के खिलाफ दिए। उसमें सऊदी अरब ने अमेरिका से वादा किया था कि जितने आप डॉलर देंगे उतने हम डॉलर देंगे। ठीक है। ये बात है जब शाह खालिद और शाह फहद का तकरीबन पूरा दौर जो है ना सऊदी बादशाहों का, इन दो का, उसमें गुजर जाता है। तो ये उस दौर में दे रहे थे। और शाह फैसल जो इनके बादशाह जो अपने महल में कत्ल हो गए थे, वो उनके बेटे तुर्की बिन फैसल जो थे, वो फिर जब दोबारा ये आए, तालिबान आए, तो फिर वो सऊदी अरब की तरफ से इनको पैसे देते थे। वो फिर पाकिस्तान में ब्रीफ केसों में भर भर के लेके आते थे, और फिर यहाँ पर उनकी तकसीम होती थी। पेशावर में उसका दफ्तर था, जिसमें यूनिवर्सिटी टाउन में, जहाँ पर उसामा बिन लादेन भी थे, और ये सारे लोग थे, और वहीं पर सारी ट्रेनिंग होती थी, और वहीं पर पैसे मिलते थे। वहाँ वो घर आज भी मौजूद होंगे अगर उन्होंने उन्होंने गिरा नहीं दिए। तो वहाँ वहाँ पर काबुल पर कब्जे के लिए जब बड़ी अशद जरूरत थी, और आपको पता है बार बार काबुल के ऊपर तालिबान हमला करते थे, और वहाँ से फतह नहीं हो पाता था। उनकी फौज जो थी अहमद शाह मसूद की, वो टैक्टिक्स बड़े जबरदस्त इस्तेमाल करती थी, फिर वो बड़े ब्रूटल थे। तो तुर्की बिन फैसल ने 400 पिकअप ट्रकों के लिए आके यहाँ पर इमदाद दी थी। उन्होंने लेके दिए थे, जिनके ऊपर फिर ये गए थे। इनकी फेवरेट है वहाँ पर जो ये पिकअप ट्रक है, उस ट्रेन में उनका बेस्ट है। और उन्होंने फिर कहा था कि आप उसामा बिन लादेन को यहाँ से ना निकाल दें, हम आपको और पैसे भी देंगे। हम, क्योंकि उसामा बिन लादेन तो आपको पता है उससे तो उस वक्त बहुत तंग आ गए थे, शाह अब्दुल्ला वगैरह, ये लोग बहुत तंग थे उनसे। तो लेकिन वो फिर उस बात पे फिर जो है मुल्ला उमर सऊदी अरब से नाराज भी हुए थे। तो दोबारा मुझे माफ कीजिएगा, एक एक इस पे दोबारा टच करते हुए हम आगे चलते हैं। इस पूरे में क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मुझे याद है आपने कहा था कि हुकूमत हमेशा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में से एक ही जगह रही है, दो जगह हुकूमत होती नहीं है। तो जाहिर है हुकूमत जिनके पास है, ये फैसले भी उन्होंने ही किए होंगे। तो उनका असल में क्या किरदार था, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं देखें पाकिस्तान, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना, पाकिस्तान के फैसले तो सारे के सारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। इसमें इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज हैं, और अब तो सिक्योरिटी में आपको पता है हर चीज़ ही आ गई है, मतलब सोशल मीडिया पर भी आपकी गुफ्तगू सिक्योरिटी का हिस्सा बन गई है। क्रिकेट टीम के ऊपर कोई मतलब वो अगर गई है, उसके ऊपर किस तरह की बात करनी है, ये भी उसको हर चीज़ सिक्योरिटी में है। तो ये एक हमारा एक ऐसा बबल है जो ओवर साइज है और बहुत ज़्यादा इरेशनल है यही कि यही वही फैसले करते हैं। और उस वक्त तो वैसे भी आपको पता है कि जब ये फैसले हो रहे थे तो पाकिस्तान में टोटल डिक्टेटरशिप थी। और फिर मैं सिर्फ असल में आपसे ये चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, अगर मैं खुलकर बात कर लूं, कि हम पैसे लेते रहे। मैं कर्नल इमाम का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने दिया था जवाबदेह में इफ्तिखार अहमद को। उन्होंने हाँ। खुलेआम कहा था कि भाई हम इस्तेमाल होते रहे हैं। मतलब अगर प्रॉपरली उस वक्त कोई हमारे लिए टर्म इस्तेमाल की जाए ना, तो हम भाड़े के, हम किराए के कारिंदे थे जो उधर अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए इस्तेमाल होते रहे। ये सही बात है? देखिए इस तरह से सही है कि पाकिस्तान ने ये किया कि जो सोवियत रूस से जंग अफगानों के जरिए अमेरिका ने लड़नी थी, उसमें हमने ना सिर्फ हिस्सेदार बन गए बल्कि हमारे बहुत से लोगों ने, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोगों में, जिन्हें ज़ाहिर है ज़ियाउल हक लीड कर रहे थे, उन्होंने ये किया कि अवाम में, आम आदमी में ये सोच फैलाई कि तुम जाके जहाद करो और तुम्हें जन्नत मिलेगी और तुम ये बड़ा नेक काम कर रहे हो। तो ये जो अवामी सतह पे आके
इनको पाकिस्तानी अवाम को वहां रेडिकलाइज करके जाके लड़ाया गया, तो ये एक खौफनाक गलती थी, ऐसी गलती कि जिसके लिए तारीख कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगी। कि आपने आपने लड़ना था, आप खुद जाके लड़ते। पाकिस्तान के नौजवानों को उनको 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 लालच दे के, उनको जज्बाती करके, उनको भड़का के दूसरे अल्फाज में आपने वहां भेजा लड़ने के लिए। और फिर आज आप रूस से जब सुलह कर रहे हैं, तो क्या आज रूस मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है? आज वो एथिस्ट नहीं है, आज वो गैर मुस्लिम नहीं है। तो आज भी तो वही है ना। तो अब तो उनसे उनसे ट्रेनिंग से और उनके साथ फौजी फौजी मशकों में हम फख्र कर रहे हैं। तो वो उस वक्त ये सबसे तो हमने भाड़े के, आप अगर कहें तो ये है कि हमने ना सिर्फ ये किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद इसमें साथ दिया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी, आम नौजवान को भी जो है ना, उसमें उस किराए की जंग में लगा दिया। और एंड पे देखें, जब वो जंग खत्म हुई, तो क्या आज तक किसी ने वो हिसाब उस $6.5 अरब का किया है उस दौर के, कि वो कहाँ गए? अच्छा, किसी ने भी नहीं हिसाब किया। बल्कि ओजरी कैंप में जो असला था उसका हिसाब नहीं हो सका, वो हिसाब भी अवाम को देना पड़ा। और उसके बाद लोगों को नहीं पता, शायद लोगों को इल्म में, बहुत कम लोगों के इल्म में हो, कि अफगानिस्तान के अंदर कंधार में जो ओपीएम की फसल, अफ्यून की फसल काश्त होती है, जो सिसिलियन माफिया समेत जो दुनिया का हीरोइन और ड्रग्स स्मगल करने का जो सबसे बड़े जो नेटवर्क्स हैं, मैं आपको माजरत के साथ ये बताना चाहता हूँ, उसमें दुनिया की ताकतवर आर्मीज के, इंक्लूडिंग अमेरिका और हम बस सारे ही, उनके जनरल्स मुनाफिस हैं। और वो वहां से जो पैसा आता है वो उन $6 बिलियन से भी ज्यादा था। ऐसे ही तो नहीं है कोका कोला की फैक्ट्रियां और पेप्सी की फैक्ट्रियां और ज्यादा दें, ऐसे तो नहीं बनी उन लोगों की। ये तो आपको मुझे पता है, आजकल के दौर में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। आप देखिए, आजकल भी वो अपने पाकिस्तान से बाहर अपने फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, खोल रहे हैं। वो कहीं से तो आ रहा है ना, कि तो ये वो रास्ता है। मैं आपको रूट समझा देता हूँ, बाकी बात आप खुद समझ जाएंगे। कंधार है पाकिस्तान के साथ और हरात है ईरान के साथ। अगर कंधार में कोई चीज प्रोड्यूस होती है और उसको अगर आपने स्मगल करना है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। बलूचिस्तान के रास्ते वो होगी, अगर हम समंदर से लाएं जहां से सबसे ज्यादा होती है, या फिर ईरान से वो होगी, बंदर अब्बास से। वहां से आप ईरान जाएंगे, और ईरान में भी कोई किसी को पूछ थोड़ा ही सकता है। वहां भी एक डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। तो ये जो रूट मैंने बताया है, कम से कम इस रूट पर तो वैसे ही डिक्टेटरशिप है, इस रूट पर तो डेमोक्रेसी हो भी तो डिक्टेटरशिप होती है। तो अमेरिका ने तो इस पे डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स तक बनाई हुई हैं कि उनके जर्नल्स कैसे हीरोइन स्मगलिंग के लिए पागल हो जाते हैं। यानी वो अपने कब्जे को उन्होंने फन वे में दिखाया, लेकिन आपको पता है, जब जब उसने कोई बात किसी ने कहनी है, उसको कहने ना दी जाए, तो उसके पास फिर हजार तरीके होते हैं कहने के। सटायर ही होता है। पैर में जी। रहता है। तो ये लोगों को ये नहीं पता कि बहुत ज्यादा जो दुनिया की मिलिट्रीज अपनी अपनी हुकूमतों को खींच के यहाँ पर लेके आती हैं, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस मनी से भी है, जिसको कभी कोई एडिट नहीं कर सकता। असल भी आपने हीरोइन की बात की, इसी के साथ क्लैशनकोफ कल्चर की बात होती है कि ये तमाम मामला हमारे पास उसी वक्त में आया। और आपने खास तौर पे बात की कि हमने नौजवानों को, अवाम को रेडिकलाइज किया। और आपने खुद कहा कि इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता जो हम ज्यादती कर चुके हैं। हम्म। ये आज जो हमारे मुआशरे में रेडिकलाइजेशन पाई जाती है, हम मजहबी तौर पे एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, हम किसी को बात नहीं करने देते, इधर आधी बात करें तो मार देते हैं। ये इसका शाखसाना, ये अब वही है जो हमने बीज बोया था वही काट रहे हैं। हाँ, असल में ना ये बात इस बहुत लंबी हो जाएगी। जी जी। इसकी जड़ें जो हैं वो और तरफ जाती हैं, क्योंकि हम फिर और टॉपिक पे चले जाएंगे। तो जी, मुझे अंदाजा इस है, मैं सिर्फ इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसको भी कुछ हम किरदार दे बस कुछ सकते हैं इसका ना पार्ट है, जाहिर है इसका पार्ट है। जब आप देखें, सोच की लेयर्स होती हैं। जब आप एक बात सुनते हैं तो वो एक बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जो कि आमतौर पे लोग होते हैं कि अपनी जिंदगी से सीखते हैं कि इस बात के नीचे भी एक बात होगी जिस वजह से ये बात हो रही है, वो वहां तक चले जाते हैं। तो जो लोग लोगों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, वो ये बात जानते हैं कि 90% जो लोग होते हैं दो लेयर से नीचे नहीं देखते। तो बेसिकली जब उनको रेडिकलाइज किया जा रहा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक परत या दो परत तक जाते हैं। जबकि जो लोग उनको रेडिकलाइज कर रहे होते हैं वो दो तीन परतों में काम कर रहे होते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर, अगर किसी को ये पता है कि मेरा मुआशी मुफाद ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फलां सूबे के फलां जगह पे रहूं, तो वो ये उसका कोई ना कोई बहाना तराशेगा। और पाकिस्तान में मजहब से अच्छा बहाना कोई है नहीं।
अच्छा, वो फिर चल भी जाता है क्योंकि लोगों के जज्बात होते हैं, लेकिन वो इस बात को समझने में बड़ा टाइम लगाते हैं कि यार इसके पीछे किसी का कोई और भी मकसद होगा। आप देखें ना, स्टार्ट में जब आई तालिबान हुकूमत, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो इमदाद देने वाले ग्रुप थे, उनकी खवातीन तक से मिलने से इनकार कर देते थे। ठीक है। और सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग तक पर पाबंदी थी। अच्छा, अगर ये चीजें असूली तौर पर ठीक थी तो आज भी होनी चाहिए, लेकिन आज दोनों अपनी इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस्लाम का ये मजहब का मसला नहीं था, मसला हर वक्त या तो आपकी समझ का था या आपके मफादात का था। फैसल भाई, आपने बहुत अच्छा किया, तालिबान की हुकूमत का जिक्र कर दिया। मेरा अगला सवाल यही था, वो जो पूरी हुकूमत थी यूएसएसआर के हारने के बाद और 9/11 तक और वो टूटने तक, उस वो हुकूमत कैसी थी, जरा हमें वो भी समझाइए। देखें, वो हुकूमत लोगों को, देखें, एक ऐसी चीज होती है जहां आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं ना, तो आपको पता होता है कि जनाब ये यहाँ पर क्या था। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त तो रिपोर्टिंग वहां पर हो नहीं सकती थी ना। तो उस वक्त जब ये आए तो सदर नजीब की सबसे पहले तो उनकी थी हुकूमत, जब ये इन्होंने मुजाहिदीन ने कामयाबी हासिल की। तकरीबन 4 साल के करीब एंड पे वो यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में चले गए थे, और वहां जाके उनको आखिरी वक्त तक, आपको पता है, उनको कहते रहे आप निकल जाए निकल जाए। वो नहीं 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 निकले। आखिरकार उनको फिर वहां से जो है निकाल के कास्ट्रेशन की गई, उनका मुसला किया गया, ट्रक के पीछे उनको पकड़ के घसीटा गया उनको, फिर वो मरने के बाद उनकी लाश को भी फांसी दे दी गई। यानी गुस्सा किसी तरह खत्म ही नहीं हो रहा था तालिबान का ना। तो ये माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, जब इन्होंने काबुल पर कब्जा किया तो इस तरह से हुआ। अच्छा, अब वो उसके बाद आप देखिए, यहाँ से एक माइंडसेट ने उस पर हुकूमत की, और 96 से आगे कुछ देर तक, 99 2000 तक, जब 9/11 नहीं हो गया, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पे इनकी हुकूमत नहीं थी। जी जी। अब ये है कि अभी उससे ज्यादा है। अभी जितने पर इनका है ना इस कब्जा। वक्त तालिबान की हुकूमत, उस मुल्ला उमर के अफगानिस्तान से ज्यादा एरिया पे है। तो वो कैसा था इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि इन्होंने अपने एरिया में एक कब्रिस्तान की खामोशी पैदा कर दी थी, कि वहां कम से कम ये है कि इनके अलावा एक ही ताकत थी, और उसका नाम नाम तालिबान था। एक लिहाज से ये गुड भी है, एक लिहाज से आर्जी तौर पर, कि जब एक ही ताकतवर शख्स होता है, एक ही ताकतवर ग्रुप होता है, तो एट लीस्ट आपके लिए डील करना आसान होता है कि किसके सामने सामने झुकना है। तो वो था। दूसरा इनका मसला ये था कि इन्होंने जो काम किया जिससे इनको नुकसान भी हुआ, कि इन्होंने वहां पर जो अफ्यून की काश्त होती थी वो इन्होंने वहां पर बंद करवा दी, जिससे बहुत से लोगों के मफादात को भी इज्जत पड़ी आलमी तौर पर। और ये भी हुआ कि इनके अपने लिए मुआशी बहुत ज्यादा मसले पैदा हुए, कि वहाँ जो पोस्ट की काश करते हैं, उनका तरीकाकार ये होता है कि वो वहाँ के वारलॉर्ड समेत हुकूमत जो भी तगड़ा है वहां से, उन सबको ठीक ठाक पे करते हैं रेवेन्यू, फिर जो उनसे लेके जाते हैं वो भी उसको पे करते हैं। तो जाहिर है ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। तो इससे वो अभी ये जो अभी तालिबान ने 2001 से लेके 2021 तक ये जो 20 साल जंग लड़ी है, आप इसमें देख लें, जो लोग शुराओं को, तीनों शुराओं को, बड़ी शुराओं को पैसे देते थे अफगानिस्तान से पर मंथ अपनी स्मगलिंग के लिए, वो पोस्ट कास्ट कर रहे थे। और जाहिर है वो जो पैसे देते थे वो इसमें उनके भी पैसे शामिल ही होंगे। तो बात ये है कि उन्होंने जो तालिबान ने हुकूमत की, हमारे पास उसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जो है वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसको बहुत से लोग कहेंगे यार आप ये तो ऐसे ही लोगों ने लिख दिया है, अंग्रेजों ने, आप इसको कहे जा रहे हैं। तो उसमें जो आई विटनेस चीजें हैं वो आपको पता है कि जब फुटबॉल ग्राउंड के लिए आलमी तौर पे इमदाद दी गई, तो उस फुटबॉल ग्राउंड में हुए, तो में लोगों को खड़ा करके संसार किए गए और गोलियां मारेंगे, और पूरा स्टेडियम भर के ये तमाशा देखने आया करता था। फिर आप अगर गिनती करें तो अफगानिस्तान शायद में शायद है जहां हाथ कटे और टांग टांग कटे हुए लोग हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में, सबसे ज्यादा। तो जाहिर है उसकी वजह सिर्फ इनका कानून नहीं था, जंगें भी थी, क्योंकि जंगों में जाहिर है, फिर आपको पता है मुल्ला उमर की भी आंख नहीं थी, इस वक्त भी जो इनकी लीडरशिप है, ये सारों ने, वो तो जाहिर है इसको एक समझते हैं ना कि उन्होंने तो जहाद में खोई, और उसको एक अच्छा समझते हैं।
सो जंग में तो ये होता है, लेकिन सजा के तौर पर भी लोग हैं और बहुत ही ज्यादा हैं। दूसरी बात ये है फिर ये कि इनके माशी हालात क्या थे वो ज़ाहिर है सबको पता है, बहुत दिगरगूं थे, आम आदमी की इनकम और ये वो तो ना होने के बराबर थी। फिर ये कि एक इस तरह का इंसाफ था जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई किसी की चीज छीन नहीं सकता था, जो कि मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक होगी, क्योंकि जितना दबदबा इनका था किसी की जो है मजाल नहीं थी कि वहां पर ये कर सके। लेकिन आप समझते हैं कि ये चीजें इंसान चाहता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं चाहता, ये चीजें इंसान इसलिए चाहता है कि उसकी आज़ादी महफूज रहे। और आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कोई गोली नहीं मारेगा, उसका ये है कि जब आप जिंदा होंगे तो आप एक क्वालिटी लाइफ जी रहे होंगे। फैसल भाई, हाँ जी, हाँ जी। अब हम जरा यूएस की बात करते हैं। ये समझना, और हिलरी क्लिंटन ये ऑन रिकॉर्ड है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि तालिबान को इस्तेमाल करके यूएसएसआर को हरा के अमेरिका सब कुछ छोड़ के चला गया कि अपना जिम्मा खुद संभालो। इतनी बड़ी हिमाकत, ये कैसे हम्म। मुमकिन है? देखें, जहाँ हमें डेमोक्रेसी के बहुत से फायदे इंसान ने देखे हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी है कि जब रजीम चेंज होती है तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा मुआशी फायदा देखते हैं। अभी जो इन्होंने किया है, जो बाइडन ने, वो भी एग्जैक्टली उन्होंने अपना हार्ड कोर क्रूली अपना अपना यानी अपने दौर तक का एक मुआशी फायदा देखा है कि यार इतनी बड़ी जंग, इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स, इतना कुछ हम दे रहे हैं, तो वो उसमें से जो भी देखते हैं अपनी कैलकुलेशन करते हैं, अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, उसके तहत वहां से निकल जाते हैं या उसके मुताबिक फैसला करते हैं। उस वक्त देखें, कौमों के भी जो होते हैं ना, नर्व्स कुछ देर बाद जवाब दे जाते हैं। और जो सियासी लीडर अवामी हमायत से आना चाहता है वो फिर उन नर्व्स को इस्तेमाल करता है। वर्ल्ड वार से पहले की वो वीडियोस और इमेजेस यूट्यूब पर आप जाके सर्च करें, मौजूद हैं कि लोग कह रहे हैं कि जंग शुरू करें, अमेरिका जंग शुरू करे, पर्ल हार्बर हो गया ऐसी तैसी। और उससे पहले जब वो उन्होंने जर्मन ने एक अमेरिकी बोट को निशाना बना दिया था, उसको लेके और जनाब बहुत प्रेशर था अमेरिका पे कि जंग शुरू की जाए। और अभी तीसरा साल स्टार्ट नहीं हुआ था जंग को, और अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, जंग बंद कर की जाए, जंग बंद कर दी जाए। एक सदर जंग करने का नारा लगाकर आता है और एक सदर जंग नारा बंद करने का नारा लगाकर आता है। बुश की मिसाल और ओबामा की मिसाल हमारी आंखों के सामने। एक ने कहा मैं अमेरिका बचाने के लिए मुझे मुझे वोट दें, दूसरी टर्म के लिए वो वोट लेके आ गया। एक ने कहा मुझे जंग बंद करने के लिए वोट दें, उसने जंग बंद करा ली। अब ये मैं नहीं कह रहा, मतलब उस नारे पे आया। अब देखें कि ये सदर जो है, ये इन्होंने भी यही किया। उस वक्त भी ये था, अमरीकी नर्व्स भी तंग आ चुके थे ना, लड़ लड़ के कोल्ड वॉर का। और ये खुशी कोई छोटी खुशी नहीं थी अमेरिका के लिए कि मून वॉक से लेके और दुनिया के स्टेज पर वो सोल सुपर पावर 1987 के बाद बन गया। अब उसके बाद उसको उसके अवाम के लिए ये जंग गैर जरूरी जंग थी, एक नो मैन्स लैंड में जाके। अब वहां के जो जनरल्स थे वो उस वक्त भी यही मशवरा दे रहे थे, आप उनकी बुक्स पढ़ें। आज के जनरल जैसे मशवरा दे रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली सोवियत रूस के बाद जब वो हुआ, सारी बाइफरकेशन हुई, तो 91 में आप कह लें कि अमेरिका सोल सुपर पावर बना था, लेकिन 87 तक तो सोवियत रूस अपनी पावर खो चुका था। तो मैंने इसलिए वो जी साल जी। यूज किया। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उस वक्त के जनरल भी यही बात कर रहे थे जो आज के कर रहे हैं कि हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना यहाँ कोई और आ जाएगा। और हमारे पास जो सेंट्रल एशिया में एक जगह है जहाँ से बैठ के हम साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को, चाइना को देख सकते हैं और किसी और के असर को आने से रोक सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी चले गए थे और अब भी जाना इन्होंने भी यही किया। लेकिन मैं अभी तक आई एम इन डाउट कि ये जाएंगे। वो कि ये लोगों को बड़ी अजीब अजीब लगता है। लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ देना दुनिया की किसी पावर के लिए, सुपर पावर के लिए बेस्ट मिलिट्री ऑप्शन कभी भी नहीं है। मेरे तो वो जो है ट्वीट्स भी मौजूद हैं और मैंने एक वीलॉग भी इस पे किया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाएगा जब तक इसको मुकम्मल तौर पर कोई और पावर निकालेगी नहीं। उसकी लॉजिक मिलिट्री लॉजिक है। मिलिट्री लॉजिक ये है कि आपने अगर एक स्पेस, अहम तरीन जगह खाली छोड़ दी, जैसे एक हाई प्लेस होता है ना, हाई हाई हाय हाई जी।
हाई ग्राउंड, हाई वॉर ग्राउंड जी। अगर आप बैठे हैं ना और नीचे पूरा खिता है और नीचे से आप बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप बैठे हैं, तो नीचे से कोई ऊपर नहीं आ सकेगा ना, आप बैठे हैं, आप सारे एरिया पे नजर रखी हुई है। इसी तरह कई अहम अहम जगह, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान भी दुनिया में एक ऐसी जगह है कि जहां अगर आप बैठे हैं तो आप चारों तरफ आप अपनी पावर के साथ बैठ के नजर रख सकते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलिट्री लॉजिक ये है कि वो जगह अगर आपने छोड़ दी तो वहां आपकी जगह जगह कोई और आएगा, वो खाली जगह नहीं रहेगी। वो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते भी इसीलिए है ना कि वैक्यूम कभी रह ही नहीं सकता, वैक्यूम तो हमेशा फिल होता है। हाँ, अच्छा, अब ये है कि अब अमेरिका ने जब वो छोड़ा ना, तो ये मिलिट्री की हर लॉजिक के खिलाफ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब अमेरिका जो है वो चीन पे फोकस करना चाहता है, तो अफगानिस्तान जो है चीन की वजह से उसने छोड़ा ताकि चीन को वो घेर सके। ठीक है, अब मुझे इस लॉजिक की इतनी समझ नहीं आई कि ये इसको कैसे कैसे करेंगे। शायद उनका ख्याल ये है कि अब अमेरिका, अब यहाँ पर चाइना जब इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा तो वो उसको फिर रूस के स्टाइल में कहीं घेरेंगे। मैं इसको इसको भी समझ नहीं पाया कि इसको कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो मिलिट्री लॉजिक के खिलाफ है कि आपके पास एक जगह है जहां आप किसी ना किसी शक्ल में रुक सकते हैं। आपको पता है ना, दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं जहां अमेरिका के अड्डे नहीं है, एक ईरान में नहीं है और एक एक ईरान में नहीं है, बस मेरे ख्याल एक ही है, एक शुमाली कोरिया में नहीं। 2 जगह हैं जहां अमेरिका का अड्डा नहीं है, वरना दुनिया में एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां अमेरिका का अड्डा ना हो। तो ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के खिलाफ थी। तो जो आपने सवाल था कि उस वक्त क्यों चला गया एकदम से अमेरिका, तो जाहिर है मैंने बताया कि वो नर्व सियासी हुकूमत के और अवाम के जवाब देना शुरू कर देते हैं इतनी लंबी जंग के बाद। फिर वही लोग कहते हैं कि जंग खत्म की जाए, नया सदर आता है, वो जंग खत्म करता है, उसके बाद मिलिट्री लॉजिक नहीं थी ना उस वक्त, थी ना आज है। सभी इसको इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं और 21वीं सदी में हम बात करते हैं जल्दी से। 9/11 के क्या मुहर्रिकात बने थे? क्योंकि इसी को फिर बहाना बनाकर या वजह बनाकर दोबारा इन्वेजन की गई ना। 9/11 के ऊपर तो मेरे ख्याल बेतहाशा बात हो चुकी है। 9/11 को अब चूंकि आपको पता है कि 2004 में 2004 में यानी 9/11 के 3 साल बाद उसामा बिन लादेन ने वीडियो में तस्लीम कर लिया था कि ये लोग जो हैं, ये 9/11 जो है हमारे लोगों ने किया है। और पहले वो ये कह के इनकार करते रहे उनको, तालिबान को, कि देखिए हम तो कोई ऑपरेशन प्लान नहीं करते, हम तो जस्ट सपोर्ट करते हैं। बाद में उन्होंने खुद एक वीडियो बना के उनको शाबाश दी, और वो सारे लोग जो थे वो फिर इन्हीं के निकले, अपनी जब जो उनकी बैकग्राउंड पे फिर जितनी भी रिसर्च हुई जो भी हुई। लेकिन तालिबान अब देखें, अभी अभी अहमद शाहीन का जो इनके दोहा में इनके इनके तर्जुमान हैं तालिबान के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब वो भी इन्होंने तस्लीम किया है कि उसामा बिन लादेन के नेटवर्क ने, अलकायदा ने 9/11 किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त हमें नहीं पता था और हमें उन्होंने एतमाद में भी नहीं लिया। ये उनके तर्जुमान कह रहे हैं, ज़बीउल्लाह और अहमद और जो शाहीन साहब है, ये इन्होंने तस्लीम किया। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। जी जी। आपको पता है उनको उर्दू भी ठीक ठीक आती है, मुनासिब हद तक बोलते हैं। तो उर्दू में ही किसी पाकिस्तानी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और इंग्लिश में भी उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि हमें एतमाद में उन्होंने नहीं लिया था और ये हो गया। अब लेकिन तालिबान का सबसे बड़ा मसला अफगान तालिबान का ये है कि जो इनकी लीडरशिप उस वक्त थी और आज है, वो बहुत ज्यादा इतने ऑनेस्ट होते हैं अपने काज के साथ कि वो जो है ना ग्लोबल पर्सपेक्टिव चीजों का वो नहीं समझते, क्योंकि उनका ग्लोबल उनका उन्होंने दुनिया उस तरीके से नहीं देखी होती जैसे बाकी लोग उनसे बात कर रहे होते हैं। और वो वर्ल्ड व्यू जिसको हम बात बात कहते हैं कि उनका वर्ल्ड व्यू उस तरह नहीं होता। अभी जैसे देखें, मुल्ला ब्रदर और बात करते हैं और मुल्ला हसन और बात करते हैं। जबीउल्लाह और शाहीन जिन्होंने दुनिया से डील कर लिया है कई साल और उनका वर्ल्ड व्यू एक हो गया है, लेकिन उसके मुकाबले में जो मुल्ला फ़हीम है जिसने जाके अभी पंजशेर का फातेह जिसको कहते हैं, जो जिसको आर्मी में उनको बहुत बड़ा ओहदा उन्होंने दे दिया, वो लोग उस तरह बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एक तो वर्ल्ड व्यू नहीं है, दूसरा ये कि वो अपने काज के साथ इतने ऑनेस्ट और इतने सादा हैं कि वो सिर्फ उतनी ही बात को ठीक ठीक समझते हैं और फिर वो उसमें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और वो जो है इस उसी की एक शक्ल ये थी कि जो हमारा मेहमान है हम उसको आपके हवाले नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। तो जितना भी प्रेशर आया, मुल्ला उमर ने अपना जो उसकी मेहमान नवाजी थी वो ये खुद कहते हैं, उनके लोग कहते हैं, उनके साथ रहने वालों कहते हैं, मेहमान को मैं हवाले नहीं करूंगा, हमारी रवायत ही नहीं है, आप मुझे सबूत दें कि इन्होंने किया है। और क्लियर और फिर करने के लिए आप ओबीएल की बात कर रहे हैं ना, उसामा की बात कर रहे हैं।
हाँ जी, उसामा बिन लादेन, उन्होंने कहा ना कि आप हमारे हवाले करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उसको, मेरा मेहमान है, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे सबूत दें। अब अमेरिका तो आपको पता है उन दोनों सबूत देने के मतलब कुछ जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। उनका उनका ख्याल था कि हमें पता है तो बस ठीक है, आप ये करें। और बस ये दोनों तरफ से, एक एक तरफ से ताकत थी और एक तरफ अपना नजरियात थे, जज्बा था। और उसके बाद फिर वहाँ फिर जो हुआ है वो एक हिस्ट्री है कि आके फिर अमेरिका ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। और 20 साल बाद फिर वही बात मान ली कि ठीक है, तालिबान ही रहें, लेकिन ना आप गारंटी दें कि अल कायदा नहीं आएगा। बड़ी ही, बहुत ही, मतलब किसी अंपायर ने 20 साल में एक ऐसा लेसन जो सीखा है, मतलब ये मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे लंबा पीरियड है किसी की बात समझने में। उन्होंने लगा दी 20 साल, उन्होंने एक बात समझने में लगा दी कि यार हम इनसे बात कर लेते हैं। और दूसरे अल्फाज में अगर इसको कहा जाए कि इतना लंबा यू टर्न तारीख में शायद किसी ने ना लिया। आजकल तो यूटर्न खैर कॉमन भी है, तो वो भी ले रहे हैं खैर। फसल भी मुझे पाकिस्तान। फसल भी मुझे ये बताइए कि फिर मैं सिर्फ आपसे इस पे आपका हाँ या ना चाह रहा हूँ ताकि सुनने वाले इस पे भी देख सकें कि अमेरिका ने फिर जिस तरह वो यूएन में गया, जिस तरह उसने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसने भी फिर बहुत सारे ग्लोबल लॉज वायोलेट किए ना। उसने भी कोई मतलब हाँ, अपनी चौधराहट समझ के वो घुस गया था, उसने भी कोई कानून की पासदारी नहीं की। कोई पासदार नहीं। अमेरिका ने रुथलेस पावर दिखाई, मतलब किसी किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो ड्रोन्स को नहीं जस्टिफाई कर सकते। ड्रोन मारना जहालत है, जुल्म है। और अमेरिका ने ये बेतहाशा किया और बेतहाशा बेगुनाहों को मारा। जब काबुल पर आप कारपेट बमबारी कर रहे थे और वो बम फेंक रहे थे जो गारों में छुपे हुए लोगों को भी वहीं उन्होंने खत्म कर दिया। 1.5 लाख आपने लोग मार दिए। ठीक है, कुल मिला के इन 20 सालों में 15 लाख के करीब लोगों की जो जो नुकसान हुआ, जो मर गए या जख्मी हुए, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा उस बमबारी का है जो अमेरिका ने कारपेट बमबारी की तरह की है। और ये किसी भी, मैं तो आपको ईमानदारी से बात दूं, आपको पता है मैं तालिबान माइंडसेट का कभी भी हामी नहीं रहा डिक्टेटरशिप में, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन तालिबान जिस तरीके से अब डील डील कर रहे हैं लोगों से, अपनी पावर से और अपने लोगों से, गो के वो, मैं उसको फुली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अमेरिका ने जो उस पर कब्जा करते ही किया था वो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। उन्होंने तो जो भी रास्ते में आया उसको कम से कम उनके ऊपर बम गिराया। फसल भी चंद आखिरी सवाल, 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब पे ये इल्जाम लगता है कि हम डबल गेम करते रहे, अफगानिस्तान में तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे, अमेरिका से भी पैसे लेते रहे। इस पे भी जरा रोशनी डालिए प्लीज। हाँ, ये तो हम कहते हैं, लेकिन बात यह है कि ये उस वक्त बात ज्यादा ठीक होती है जब बाकी अमेरिका खुद किसी और को सपोर्ट ना कर रहा हो। या तो होना कि अमेरिका जो है वो डबल गेम नहीं कर रहा। जब वो पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगा रहा है कि वो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है तालिबान के साथ, तो अमेरिका क्या क्या कर रहा था? एन उस वक्त अमेरिका उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था जो पाकिस्तान के साथ नहीं थे। पाकिस्तान उनको रोज कहता था कि जनाब ये मुझे इंडिया से मसला है, और अमेरिका इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद आपको पता है एक बहुत बड़े ग्रुप को, अफगानिस्तान दुनिया की वो वाहिद जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान एक थे। तालिबान पर को हराने के लिए भी एक थे, जासूसी में भी एक थे, पूरे हैंड ग्लव्स थे और साथ दे रहे थे। और ऊपर से अमेरिका दुनिया की आलमी स्टेज पर, अमेरिका उन्हीं दिनों ईरान पर पाबंदियां भी लगा रहा था। तो ये डबल गेम इस तरीके से, तो अगर अगर उनके ये मुराद है तो ये तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि वो डबल गेम खुद भी कर रहे थे। पाकिस्तान के दोस्त भी थे और पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगा रहे थे। जब 80s के बाद ये यहाँ से वापस गए हैं 90s में, तो पाकिस्तान से तमाम जो इन्होंने, इनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलती थी, खत्म कर दी गई, पाबंदियां लगा दी गई। वही चीजें जो 80s में अमेरिका की खामोश इजाजत से या इनकी इजाजत से हो रही थी, सब इन्होंने बंद कर दी। लेकिन जो डबल गेम जिसने पाकिस्तानियों को हर्ट किया वो कोई और है। वो ये थी कि बहुत से लोग जो पाकिस्तानियों के लिए खौफनाक और इनके लिए परेशान कुन बात थी कि उस आइडियोलॉजीज को एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, जो फिर हमें यहाँ 70,000 80,000 जाने देने की सूरत में भुगतनी पड़ी। ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम अमेरिका के साथ नहीं कर रही थी, पाकिस्तानियों के साथ कर रही थी। हमारे लिए ये कंसर्न है। जो अमेरिका बात कर रहा है, आप देखें अमेरिका इल्जाम तो बहुत लगाता है, लेकिन सीआईए कभी
हमारी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं तोड़ती, राब्ता तोड़ना तो दूर की बात है, ताल्लुकात कमजोर भी नहीं करती। सारे कोर्सेज भी, आना जाना भी, इमदाद भी टकाटक जबरदस्त चल रही होती है। सारा दबाव आता है सियासी हुकूमतों पर। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप बात को समझें, क्योंकि मसला उन सियासी हुकूमतों का नहीं था, और ना डबल गेम अमेरिका के साथ जो करते हैं, वो अमेरिका को पता है कि यार ये हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। हमारा कंसर्न एज ए पाकिस्तानी मेरा ये रहा है कि आप पाकिस्तानियों के साथ डबल गेम ना करें। और फैसल भाई, इसी दौरान हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की एक टर्म डिवाइस की, इस पे हम आवाम को समझाते रहे। ये हिकमत अमली सही थी हमारी? काफी मुश्किल सवाल है ये, गुड तालिबान बैड तालिबान। असल में तो बैड तालिबान और गुड तालिबान, मतलब ये तालिबान के लफ्ज के साथ ऐसी एफिलेशन है पाकिस्तानियों के बहुत बड़े तबके को कि वो फिर इरिटेट होते हैं अगर इस पे आप बात करें। लेकिन एक बात समझनी जी चाहिए कि अलकायदा हो, दाश हो, तालिबान हो, टीपीपी हो, खरासान हो, बल्कि और पीछे जाए तो अलमुआहिदून हो, अलमराबतून हो, ये सारी जो इस्लामी हिस्ट्री से आज तक की रिसेंट हिस्ट्री में जो गुफ्तगू आई है, बल्कि आप इनको भी शामिल कर लें, सल्फियों को, वहाबियों को, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल जी वहाब जी। जो थे, ये सब आप ये उनके, कॉलेज है। और उसके बाद जो 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 इखवान थे, ये मिस्र वाले नहीं, वो पहले जी अफगान, जी सऊदी अरब के बनने से पहले वाले अफगान, इखवान, इन सब इनकी आइडियोलॉजी बैक पे एक है। यानी इनकी जो बैक कोर है ना, वो एक है, वो है पैन जी इस्लामिज्म, ग्लोबल, यानी इस्लाम की एक ग्लोबल हुकूमत, जो कि इनका ख्वाब है। और जो इन सब के रूट्स में अंदर शामिल है। यार ये इस्लाम और हमारा मजहब पूरी दुनिया पे डोमिनेंट होकर पीस कायम करेगा, अमन कायम कायम होगा, और हमारी हुकूमत आएगी तो ये पीस अचीव हो पाएगा। उस वक्त तक के लिए उस पीस को, इस हुकूमत को अचीव करने के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाए। इसके कोर में ये आइडियोलॉजी है। आप इस आइडियोलॉजी के एक पार्ट को सपोर्ट करें और एक पार्ट को कहें नहीं, ये इस पार्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसका नाम ये है, तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है। क्योंकि बेसिकली तो फिर या तो आप सारे को सपोर्ट करें, या आप सारे के आप उसको कहें हम पैन इस्लामिज्म के आइडिया के साथ, रियासत नहीं है, हम इसको सपोर्ट कहीं भी दुनिया में नहीं करते। जैसे हम पैन इस्लामिज्म को नहीं करते, पैन हिंदुइज्म को नहीं करते, पैन क्रिश्चियनिज्म। मैं अपनी तरफ से ये जी टर्म जी जी जी। इस्तेमाल करता हूँ ये बात समझाने के लिए। इनमें से हम तो किसी को भी नहीं करते ना। कोई कहे मैं बुद्धिज्म का पूरी दुनिया में मैं गलबा करने के लिए आ रहा हूँ मैदान में, ज़ाहिर है कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, किसी को भी। तो इसी तरह हमें एक साइड लेनी चाहिए। अगर आप एक एक चीज को सपोर्ट करते हैं, तो आप ये इसलिए सपोर्ट करते हैं कि अफगानिस्तान में चूंकि वो शहरी हैं और उनका हुकूमत का राइट है, तो ये तो बात ठीक है। आप कहें कि हम गुड तालिबान बैड तालिबान की बात नहीं, हम अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक आइडियोलॉजी जो कि पूरे अपनी जंग के लिए, आज़ादी के लिए अफगान नेशनलिज्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उस नजरिए को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनके साथ बाकी तंजीमों का भी वही नजरिया है। और उनका जो फुट सोल्जर है वो इसके लिए जाने देता भी है और लेता भी है, और उसके अपने बच्चे भी कुर्बान उसके लिए करवाता है, और अपने बड़े भी और अपनी भी जान दे देता है। इस नजरिए के साथ जो लोग हैं वो सारे की कोर आइडियोलॉजी एक है। तो ये गुड तालिबान बैड तालिबान की तह में जो है ना तजाद है। और अगर मैं, आप मुझे इजाजत दीजिए कि सुनने वालों को मैं सिर्फ, चूंकि फैसल भाई ने पैन इस्लामिज्म की बात की, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, आप मौलाना मौदूदी का टेक्स्ट पढ़िए। मतलब हम्म। रिसेंट तारीख में उन्होंने इस तमाम को फॉर्मुलाइज करके आपके सामने रख दिया। आप इसको, सुनने वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। फैसल भाई, चंद आखिरी सवाल। यूएस से ऐसी क्या बुनियादी गलती हुई कि 20 साल रहने के बाद भी वो एक तरह नाकाम जा रहा है? अमेरिका से जी, ऐसी क्या बुनियादी गलती हुई कि 20 साल के बाद भी, हर चीज रखने के बाद, वो आखिर में, जैसे आपने कहा कि अच्छा हम तुम्हारी बात समझ गए, हम जा रहे हैं। देखिए, एक है जो चीज ऑन ग्राउंड है, और एक है जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हकीकत जी जी है। ऑन ग्राउंड ये है कि अमेरिका के जनरल्स को जो कि ज़मीन पर थे, उनको थोड़ी देर बाद ही समझ आ गई थी कि हम यहाँ रूल नहीं कर सकते। यानी कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना के, पाकिस्तानी जो जनरल्स थे वो भी उनको बार बार यही एडवाइस कर रहे थे कि आप यहाँ एक गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे जो यहाँ पूरे अफगानिस्तान पे एक डेमोक्रेटिकली रूल करे, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अफगान
अफगानिस्तान के पहले 2 सालों में ही अमेरिकन जनरल्स को ये पता लग गया था कि हम यहाँ रूल नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे हम करना चाह रहे हैं, और जैसे यहाँ एक नेशन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, जो कि स्टार्ट में बुश ने कहा भी। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां की अपने टर्म तक हालात ठीक रखने के लिए, ताकि अमेरिका में मेरा माहौल खराब ना हो। इन्होंने वॉर लॉर्ड्स को पैसे देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनका नुमाइंदा तो जो था हामिद करजई था, जिसको सपोर्ट करते थे और जिसको ये लेके आए थे, और पूरा अफगानिस्तान को हामिद करजई में सलाहियत भी थी। लेकिन बात यह है कि हामिद करजई को ये जितना सपोर्ट करते थे, उससे ज्यादा ये वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट करते थे। यानी उधर कंधार में जो ओपीएम काश्त कर रहा है, उसने 2-1 हज़ार की मिलिशिया अपनी बनाई हुई है, उसको पैसे देते थे कि यार इस एरिया में ना हमारी फौज आएगी, हमारा उसको आपने कुछ नहीं करना और ये हमारा। इसी तरह हरात में को सपोर्ट करते थे, कंधार में कर रहे हैं, जलालाबाद में कर रहे हैं, मजार शरीफ में कर रहे हैं, उधर ताशकंद में क्या नाम है, रक्षा में कर रहे हैं। जो मतलब हर सूबे में वो अलग बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हेलमंद में किसी और को कर रहे हैं, पंशेर में किसी को और कर, हर जगह उन्होंने वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट किया, ठीक है। और हामिद करजई को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको इतना सपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान को उन्होंने सियासी हुकूमत जो आती थी वो सीआईए के हवाले कर देती थी। अब सीआईए एजेंट जो थे वो वहां ज्यादा पैसा कमाते थे, जो कि इनके लिए काम करते थे ऑन ग्राउंड, और जो इनके सरकारी मुलाजमीन और बाकी लोग थे वो उनसे बहुत कम अर्न करते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर ना एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वजूद ही में नहीं आ सकी। और ये सारी सीआईए इसलिए करती थी कि वो अपनी विक्ट्री चाहती थी कि अलकायदा का आखिरी बंदा भी हम खत्म करके दिखा दें अपनी हुकूमत को, दुनिया को हमने कर दिया। साथ साथ उनके अपने भी एजेंडे थे जिनके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने उनका स्टार्ट से अब तक उनका कंडक्ट ही ऐसा था अमेरिका का कि इसमें किसी सूरत अफगानिस्तान में हामिद करजई छोड़ यहाँ पर आप दुनिया का बेहतरीन मुंतजम भी ले आते तो वो ये चीजें सेट नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी इकोनॉमी ही ठीक नहीं थी पहले दिन से। क्योंकि अमरीकी अमरीकी पॉलिटिकल क़यादत खुद बदनीयत थी। आप देखेंगे 9/11 के बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे जो हमला किया, तोरा बोरा का मुहासरा जारी था, उसामा बिन लादेन और वहां वो लोग बैठे हुए थे, ये उनको पकड़ने के लिए इनकी फौज बाहर खड़ी थी। और जो जनरल इसका इंचार्ज था कि उसने यहाँ से अलकायदा को पकड़ना है, उसको टेलीफोन आया पेंटागन से कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम अब इराक की तरफ जा रहे हैं। दैट वाज डिजास्टर उसी वक्त शुरू हो गया था। यानी बुश पहले दिन से ही, वो मेरा ख्याल है जब इक्तदार में आए तो इराक के तेल पर उनकी नजर थी। तो इधर अफगानिस्तान वाला हुआ मामला, तो उन्होंने यहाँ जंग छेड़ दी, उसके बाद इराक चले गए। वो इराक के में जो कई साल रहे, उसमें ये हुआ कि उनकी तवज्जो यहाँ से वैसे ही कोई नहीं थी, उनके पहली प्रायोरिटी वो थी। वहां से तो ज्यादा पैसा मिलना था, वो राहदारी ज्यादा बेहतर थी। आपको पता है उनके वालिद साहब ने भी इराक पर हमला किया था तेल के लिए, बुश ने, तो वो तो एक जीन्स में लेके आए थे ना, उनको तो विरासत में मिली थी। तो वो उन्होंने, मतलब आप इनका कंडक्ट देखें तो बुश के बाद ओबामा पहला सदर था जिसने संजीदगी से अफगानिस्तान पर तवज्जो देने की कोशिश की। लेकिन उनके भी 8 साल में आप इन्होंने मुसलसल वारलॉर्ड्स को ही सीआईए ने सपोर्ट किया, क्योंकि वारलॉर्ड्स को सपोर्ट करके अपना मकसद हल कर लेते थे। जैसे उनको 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 हेलमंद में किसी की जरूरत है तो उसको सपोर्ट कर देते थे, उससे अपना काम उससे उन्होंने उनके महाना डॉलर्स लगाए हुए थे कि इसको इतना इतना डॉलर देंगे, इसको इतने डॉलर देंगे, उससे फिर अपने काम लेते थे। हामिद करजई को पैसे देंगे तो वो तो अपनी अपनी पुलिस या अपनी फौज के जरिए काम नहीं करवा पाता था। तो ये इनका एक बिल्ट इन फॉल्ट था पहले दिन से। वैसे भी अभी तालिबान जिस तरह आए, अमेरिका जिस तरह गया, उसकी वजह आपने बता दी कि नर्व्स कमजोर हो जाते हैं, तमाम दुनिया ने देखा। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आवाज आपकी कट गई। मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी जिस तरह तालिबान ने कब्जा किया या वो आ गए, और अमेरिका जिस तरह छोड़कर गया, वो पूरी दुनिया ने देखा, उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपने बता दिया कि नर्व्स कमजोर हो जाते हैं, शायद ये वजह बनी। अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? नियर फ्यूचर में आपको अफगानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी नजर आएगी, लेकिन ये ईरान जैसी एक लूज स्टाइल में अफगान ईरान जैसी एक इनकलाबी रजीम बनेगी, जहाँ की असल ताकत एक सुप्रीम थियोक्रेटिक कौंसल के पास या एक शख्स के पास होगी, जो मजहबी बुनियादों पर फैसले करेगा और वही आखिरी फैसला होगा।
उसके नीचे एक आपको मुशावरती टाइप का कोई ना कोई इदारा नजर आएगा, उसको आप उसको जिरगा कह लें, पार्लियामेंट कह लें, कुछ भी कह लें, वो फैसला करेगी। लेकिन ये स्टेबिलिटी आर्जी होगी, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें, ये शूरा के नाम पर भी जो हुकूमतें करते थे, पेशावर शूरा, कोटा शूरा, मिरान शाह शूरा, गाड़ी जंगल जंगल शूरा, इन सब शूराओं में ये था कि ये आपस में इत्तेफाक नहीं था, और फिर एक एक शूरा के अंदर भी लड़ाइयाँ थी। क्योंकि जब आप जिस तरीके से अफगानिस्तान बना हुआ है ना, इतनी एथनिसिटी में इतनी डिवीजन और इतना मल्टी कल्चर, और उसको उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बड़ी पावर्स और उनके फिर इंटरेस्ट, उसमें बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर कंसेंसस की हुकूमत आई विश के आ जाए, आई विश के आ जाए। लेकिन नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक स्टेप में तो आप ये देखेंगे कि इनके तालिबान के हाथों ईरान स्टाइल एक हल्का फुल्का एक आएगा सेटअप, जो कुछ देर स्टेबिलिटी देगा, लेकिन उसके बाद फिर यही जो कहानी एक साइकिल में चल रही है, अफसोस के साथ, आई विश आई एम रॉन्ग, ये होगी। वैसे भी अभी जो ईरान में रेवोल्यूशन आया, ये भी पुरानी बात नहीं है। तो पाकिस्तान में दोबारा मसला हो गया था कि ये शियाइज्म एक्सपोर्ट होगा, वहां भी तंजीमें हमने खड़ी की। यही मामला हम अफगानिस्तान में फिर से देखेंगे कि पाकिस्तान पे दोबारा इसी तरह का असर पड़ेगा। बेशुमार असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में फिर एक दफा आप अगर गौर करें तो थियोक्रेसी ऊपर आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है। और अगर मैं इसको खुल के इसके ऊपर इसके निटिग्रिटी में जाके उसको बताने लगूंगा तो मेरे लिए, मैं वो बता भी नहीं पाऊंगा। तो बड़े, आपको पता है कि बड़ा ही सेंसिटिव मौजू है ये पाकिस्तान में, जो कि बड़े खुलूस से भी आप बताना चाहें तो बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मसला तो आएगा। आप देखें कि जैसे ही तालिबान रजीम आई है, आप अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं वो लोग जो ऐसे ख्यालात रखते थे, उनको एक मॉरल सपोर्ट मिली। तो ये बहरहाल होता है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये होगा। अफगानिस्तान में जो जो चंगेज खान के आने के बाद वहाँ एक नई एक एक एथनिक ग्रुप पैदा हुआ, जो लोग उसके साथ आए थे, यहाँ रह गए थे, जिनको हज़ारा ग्रुप कहते हैं, वो लोग हैं उनके साथ वहाँ क्या कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो ईरानी इन्फ्लुएंस में होते हैं। और पाकिस्तान में भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, बड़ा अफसोस से कहना चाहता हूँ। उनके अकलीतों के साथ हर जगह पर, इंडिया में भी, यहाँ भी, साउथ एशिया पूरे में ख़ास तौर पे वो बेचारे ज़रा अच्छे हालात से नहीं गुजरते। अच्छा, और वहाँ जहाँ पर जंग हो, वहाँ तो ज़ाहिर है कोई उनका वाली वारिस ही नहीं होता। तो ये जहाँ पर अगर अफगानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार मजबूत होता है, तो ज़ाहिर है फिर वो इक़्तिदार में फिर ये फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि एक इतना बड़ा ग्रुप, ताजिक ग्रुप ऊपर वाला, मज़ार शरीफ तो पहले से ही ईरान उसको सपोर्ट करता है, और वहाँ के लोग भागे हैं, गए नहीं है कहीं। जी जी। वो तो सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पिछले जो 20 साल हैं, इसमें जो तालिबान शूरा के लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं कि $20 मिलियन तक हमें माहाना ईरान पे करता था, बाकी मुल्क जो पे करते थे वो भी उन्होंने बताए हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आप क्या बताऊं। वो फैसल उनको मेरे जी, जो कहते हैं, तो ये सपोर्ट रहेगी, बल्कि बढ़ेगी, और इसके इसके असरात पाकिस्तान में आएंगे। मेरे पास फॉरेन पॉलिसी और तमाम सवाल थे, लेकिन मुझे पता है आपको जाना है। मुझे बस आखिरी चीज ये बता दीजिए, तारीख के तालिबे इल्म के तौर पे, कि इंसान हो या कौमें हो, वो तारीख से क्यों नहीं सीखती? क्योंकि हम बार बार वही गलतियां करते हैं और फिर दोबारा वहीं खड़े होते हैं। ये क्या क्या मसला है हमारे साथ? हाँ, हमारे साथ नहीं, ये इंसान जी जी। का नफसियाती मसला है। एक तो ये कि हिस्ट्री से हम सीखते हैं, लेकिन सीखने वाले लोग इतने थोड़े हैं कि वो मैटर नहीं करते। अच्छा, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं सीख पाते कि उनका एक्सपोजर पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। और उसके बाद ये है कि हर शख्स को बेपनाह एतमाद, लीडरशिप का एतमाद जो होता है ना, बड़ा खौफनाक होता है। और ख़ास तौर पे सेल्फ मेड लीडरशिप का, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी स्ट्रगल से इक़्तिदार में या ताकत में आए होते हैं, जो वो जीत के आए होते हैं। और आपने दुनिया का मशहूर एक मकौला ज़रूर सुना होगा कि नथिंग बीट यू लाइक सक्सेस। जीत आपको सबसे ज्यादा मारती है। तो जो लोग जीते हैं वो कहते हैं नहीं यार, मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्या अमेरिका से पहले सोवियत रूस को नहीं पता था क्या अफगानिस्तान में मेरा क्या है? जो एंग्लो अफगान जी अफगान जी। वॉर्स हैं, तो पेंटिंग्स लोगों ने दीवारों पर लगाई हैं कि कैसे
कैसे आखिरी सोल्जर मरते हुए आए हैं और कैसे उन्होंने एक एक सोल्जर को जख्मी करके छोड़ा है। लेकिन फिर सोवियत रूस आया, उसके बाद क्या अमेरिका को नहीं पता था सोवियत रूस के क्या साथ क्या हुआ है, फिर वो आया और अब आई एम अफ्रेड चाइना ये शायद गलती करने जा रहा है। तो उसके बाद हम जाती सतह पर भी अगर हम देखें तो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से सीखने वाले भी बड़े कम लोग होते हैं। और उसके बाद सबसे अहम ये है कि यार बात ये है कि एवरी डे इज अ लाइफ फॉर वन डे। ठीक है, एवरी डे इज अ वॉर फॉर वन डे, सॉरी, एवरी डे इज अ वॉर ऑफ वन डे। हम हर रोज एक दिन की जंग लड़ते हैं। एक दिन की अगर अच्छा गुजरता है तो बेसिकली आपने जिंदगी की जंग नहीं जीती होती, एक दिन की जंग जीती होती है, क्योंकि हर दिन एक नया तकाजा, नया चैलेंज लेके आपके सामने आता है। तो इंसान ज्यादातर एक दिन की प्लानिंग ही करते हैं। अगर बड़ा लीडर है तो चंद दिन की, तो उसमें जो जो उसका मुफाद होता है वो बड़ा मुख्तसर होता है। लिहाजा हम तारीख से नहीं सीखते और इसका फायदा ये है हमें तारीख याद नहीं करनी पड़ती। एक थैंक यू जैसी सो है। मच फैसल भाई, बेहद शुक्रिया आपका, आपके पास वक्त कम था, बेहद शुक्रिया आपका। हमें माफ कीजिएगा, हमने फैसल भाई से इजाजत ले ली। असल में हमने आखिर में फॉरेन पॉलिसी की भी बात करनी थी कि पाकिस्तान का किस तरह का इन्फ्लुएंस रहेगा, इंडिया जो इतनी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर चुका है और अब बातें हो रही हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी काम नहीं कर सकी, उस पर बात करनी थी। चाइना और रशिया जिस तरह तालिबान को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह फैसल भाई ने बात की कि चाइना अब लगता है कि वो तमाम किरदार अदा करने जा रहा है जो पहले ब्रिटिश, फिर यूएसएसआर और फिर अमेरिका करके नाकाम हो गया। इन तमाम चीज़ों पे बात करनी थी, लेकिन फैसल भाई क्योंकि बहुत मसरूफ आदमी है, उनकी उनकी बहुत मोहब्बत, बहुत इनायत की, उन्होंने वक्त दिया। तो इन तमाम सवालात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हम फैसल भाई से नहीं पूछ सके, लेकिन आपके पास छोड़े जा रहे हैं कि ज़रा इन पे सोचिए। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और डिसलाइक भी कीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं आई, ताकि आपकी राय जो कि सबसे ज़्यादा अहम है वो सामने आ सके और हम किस तरह काम कर रहे हैं, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं, हमारा काम इस काबिल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।